हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। आज 1 अप्रैल है भैया, नया सेशन शुरू होता है इसी दिन से। तो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की क्लासेस लेकर के मैं आज से नया बैच आपके सामने आ गया हूँ। ठीक, दोनों के नए बैच आज 1 अप्रैल से शुरू हो गए। आपका कोर्स कंप्लीट करके दूंगा और साथ ही साथ आपके बोर्ड्स में बेहतरीन मार्क्स इसी चैनल के थ्रू आ जाएंगे। ठीक, तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसकी शुरुआत करना चाहूँगा। इसके लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के जस्ट पहले अर्नेस्ट मेयर साहब की बात के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में जो बातें इंपॉर्टेंट लिखी हुई उनमें से जो सबसे ख़ास तौर पे जरूरी तौर पे बात है वो यही है कि अर्नेस्ट मेयर साहब जो थे, इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता था। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, एक बार देख लेना। एज सच आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, नीट में भी नहीं पूछा जाने वाला। हो सकता है एक आधी बार पूछ ले, क्योंकि रामाचंद्रन प्लॉट पूछा गया है एक बार। चलिए ध्यान से देखते हैं, बात करेंगे। पहला चैप्टर कौन सा है? द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड में आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बातें बताई जाएंगी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इनके बारे में आप भली भांति डिफ्रेंशिएट करना तो जानते ही होंगे। आप ऐसे मार्केट में निकलते हैं, देखते हैं आदमी चल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं क्या कि भैंसा ठेला वाला भैंसे को लेकर के आगे जा रहा है, पीछे से लकड़ी मार रहा है, घोड़ा वाला जा रहा है, हाँ घोड़े सब चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर चीज़ें जो आप देख रहे हैं उनमें से आप डिफ्रेंशिएट करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होती है कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। ठीक, तो आपने कैसे ये बात पता लगाई, उसको क्या बोलेंगे हम? कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। एनसीईआरटी में 5 कैरेक्टर्स बताती है। कितने कैरेक्टर्स बताती है? 5। अच्छा, इस 5 कैरेक्टर्स में से ऐसा कहती है कि 2 जो है इसके डिफाइनिंग फीचर हैं लिविंग के, और बाकी के 3 को कैरेक्टर्स बताती है। चलिए, तो आज जो कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग एनसीईआरटी बताती है उसमें से हम 3 कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। कौन कौन? पहला पढ़ेंगे क्या? ग्रोथ। क्या पढ़ेंगे? ग्रोथ। दूसरा क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन। ठीक, और तीसरा क्या पढ़ेंगे? तीसरा पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ क्या होती है? आपने देखा होगा कि ग्रोथ मतलब आपके आसपास जैसे कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो कितना बड़ा होता है? छोटा सा आधे फीट के आसपास, और धीरे धीरे देखते वो एक समय ऐसा आता है कि वो आपके भी बराबर की ऊंचाई को अटेन कर लेता है। ठीक, फिर एक समय ऐसा आता है कि उसकी ऊंचाई बढ़ना बंद हो जाती है। तो ग्रोथ के बारे में एक एनसीईआरटी एक बात लिखती है, ध्यान से लिखना, यहाँ नहीं लिख रहे हैं आप लोग, लिखना। इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। क्या? इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास आर द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। क्या? इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास, ध्यान से देखना, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास आर the twin character of growth। ठीक, बड़ी छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत प्यारी लाइन है, ध्यान देखना, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन नंबर का मतलब, इंक्रीज इन नंबर का मतलब है जैसे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे मान लीजिए प्रोटोजोन में आपका एमोइबा हो गया। ठीक, क्या हो गया? एमोइबा हो गया। एमीबा हो गया। एक अमीबा था, ठीक, एक अमीबा ये था, इसने क्या किया? बाइनरी फिशन किया और ये 2 अमीबा बना लिया। तो क्या हुआ? 1 से 2 बन गए। ठीक, इंक्रीज इन नंबर हुआ, और इसी को ग्रोथ भी कहेंगे। किसके लिए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में। ठीक, समझे बात?
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए इंक्रीज इन नंबर को ही ग्रोथ कहेंगे और इसी को ही रिप्रोडक्शन भी कहेंगे, ध्यान देखना। और बात करेंगे इंक्रीज इन नंबर, और दूसरा बात क्या था, इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन मास का क्या मतलब है? इंक्रीज इन मास का मतलब है, आप देखते हो कि जो छोटा बच्चा होता है वो औसतन वही 2, ढाई, 3, 3.5 इतने वजन का होता है जो नवजात शिशु होता है। और जब वही 18 साल की उम्र को अटेन कर लेता है तो 18 साल की उम्र में उसका वजन कितना हो जाता है? 60-70 किलो हो जाता है, ठीक खाते पीते घर का। तो भैया इंक्रीज इन मास भी क्या दर्शाती है कि उस बच्चे में, उस बंदे में ग्रोथ हुई। ठीक, तो ये एक बात आपको समझ में आई। कुछ और बातें बताते हैं, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। ठीक, डिटर्मिनेट ग्रोथ जो होती है वो एक समय तक बढ़ती है। ठीक, एक समय तक बढ़ने का मतलब क्या है, जैसे जानवरों में, एनिमल्स में ग्रोथ डिटर्मिनेट होती है, मतलब बच्चे ने ग्रोथ पकड़ी, वही 10-12 साल की उम्र में लड़कियों की लंबाई खूब तेज बढ़ती है, लड़कों की उम्र में, लड़कों की 14 के बाद 18 तक बढ़ती है, खूब तेज बढ़ती है, और फिर उसके बाद 18, 19, 20 के बाद लंबाई रुक जाती है, उसके बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ती। तो इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेट ग्रोथ। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेट ग्रोथ। एनसीईआरटी टर्म नहीं लिखती है, लेकिन बात बताई तो इसलिए मैंने टर्म बता दिया आपको। ठीक, दूसरी होती है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। अब इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या हुई? बस पेड़ है कोई, प्लांट्स, ठीक, कोई प्लांट है, आपने बोया, आम का पेड़ मान लो, धीरे धीरे बड़ा हुआ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद उसकी हाइट और बड़ी हो जाएगी। इसके बाद आप देखते रहेंगे वो जीवन भर अपनी ग्रोथ करता रहेगा। इस तरह की ग्रोथ को क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। अब और एक बात करेंगे, तो क्या जब हमने बताया आपको, क्या 2 टर्म बताए, इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास, ये 2 बातें बताएं। इंक्रीज इन नंबर की बात करते हैं। ठीक, स्टूडियो मेरा बंद करके चला जाऊं, छोड़ दूं सब एकदम ऐसे ही 3-4 महीने के लिए। ठीक, जैसे अभी बीच में क्लासेस नहीं आ रही थी, छोड़ दूं, चला जाऊं, धूल जम जाए इसके ऊपर। ठीक, तो जो अभी इसका वेट है चीज़ों का, जैसे मान लो ये ट्राइपॉड मेरे सामने रखा है, कैमरा सामने रखा है, ये बोर्ड है सामने, अभी जो इसका वेट है इसमें कुछ वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इसके वेट में कुछ बढ़ोतरी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसके ऊपर से धूल जम जाएगी, ऊपर से धूल जम जाएगी। तो भैया इंक्रीज इन मास तो हो गया, ठीक, लेकिन स्टिल इसको ग्रोथ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से किसी भी चीज़ का लिपटना, चिपटना, लिपक जाना, चपक जाना, उसको ग्रोथ नहीं कहते हैं। मास तो बढ़ गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ग्रोथ के कारण ही बढ़ा हो। जैसे देखो, तो अब एक और बात देखो, इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो अंदर से बाहर की तरफ हो, मतलब शरीर में जैसे इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ ना हो, मतलब अंदर से सेल नंबर और सेल मास में इंक्रीज हो। और दूसरा एक्सटेंसिव ग्रोथ, ऊपर से किसी चीज़ का लपट चपट जाना, जैसे धूल आ गई इस पर तो वो ऊपर से चढ़ तो गई, लेकिन वो एक ग्रोथ नहीं। ऐसे ही अगर आप ग्रोथ की बात करें तो आप देखते हो कि रेगिस्तान के जो टीले होते हैं, एनसीईआरटी ये बात लिख रही है, मैं अपने मुंह से नहीं बता रहा हूँ, रेगिस्तान के जो टीले होते हैं वो आप हवा चली, दूसरी जगह से रेत आकर के उसको और बड़ा कर दिया। क्या? दूसरी जगह से रेत, मतलब आपका ये टीला था इतनी हाइट का था, दूसरी जगह से रेत आई, ऐसे करके ऐसे रेत आई और इसको और बड़ा कर दिया। ठीक, अब जो रेत का टीला जो और बड़ा हो गया, उसके मास में इंक्रीज हो गया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि क्या इसको आप ग्रोथ कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। और देखिए माउंटेन्स जो हैं, हिमालय एक नया माउंटेन है, न्यू बॉर्न बेबी है माउंटेन के नाम पे, ठीक, और अभी बढ़ ही रहा है, इसकी हाइट बढ़ रही है, हाइट भी बढ़ रही है, क्या कहते हैं, मास भी बढ़ रहा है, तो क्या आप इसको भी ग्रोथ कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। जो इंट्रिंसिक ग्रोथ सेल के नंबर में इंक्रीज और अंदर से मास में इंक्रीज करने पे जो ग्रोथ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। किसका? लिविंग का। अगली बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। किसकी? रिप्रोडक्शन की।
ध्यान से देखना। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जल्दी फटाक से लिखो कॉपी में। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस यंग वंस लाइक इट्स ओन। ठीक, डेफिनेशन लिख ली। रिप्रोडक्शन इज एन प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस यंग वन लाइक देयर ओन। ठीक, देयर ये वाला लिखना भैया, प्रोनाउन वाला देयर, वहां वाला देयर नहीं है, अपना वाला देयर। ठीक, तो ये हुई रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। अब आपने ध्यान से देखा होगा कि रिप्रोडक्शन किसमें कैसे होता है। देखो, रिप्रोडक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक, इसके अलावा प्लांट्स में बर्डिंग और भी हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी टाइप्स हैं। फंजाई है, स्पोर बनाया और स्पोर फैला दिया, और वो स्पोर जहाँ जहाँ पर भी गिरा जा करके वहाँ पर एक नया फंजाई का माइसीलियम हाइफी बन गई। ठीक, तो वो भी एक तरह का क्या हुआ? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से उसने अपने नंबर में इंक्रीज कर लिया, अपने पॉपुलेशन में इंक्रीज किया। ठीक, इसके अलावा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हाइड्रा जैसे है, हाइड्रा बचपन से पढ़ते आ रहे हो 8th 9th क्लास से, क्या करता है? बर्डिंग करता है। बर्डिंग किया, बर्ड निकाला, बर्ड निकालने के बाद उसको छोड़ दिया, और बर्ड जैसे ही छूटी उसने नया हाइड्रा बना लिया। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? जैसे हायर एनिमल्स, स्पर्म बना, अलग ओवा बना, फ्यूज किए, जाइगोट बन गया। क्या बना? जाइगोट बन गया। ये 2n था, हो गया, ये n थे, ये n थे। ठीक, तो भैया इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है। गैमीट फॉर्मेशन होने के साथ साथ इसमें दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट एक बार को बन भी सकते हैं, लेकिन उसका फ्यूजन नहीं होता है। यहाँ पे गैमीट बने भी और फ्यूजन हुआ है। 12th की NCERT एक लाइन ये लिखती थी पहले चैप्टर में, अब तो चैप्टर ही हटा दिया गया। खैर, इसके अलावा आपको बात बताएंगे क्या? प्लेनेरिया जो है, इसमें रीजेनरेशन होता है। क्या होता है? रीजेनरेशन होता है। रीजेनरेशन का मतलब, प्लेनेरिया एक फ्लैटवर्म है, उस फ्लैटवर्म को आपने, जैसे ये प्लेनेरिया था, ठीक, ये प्लेनेरिया था, इस प्लेनेरिया को आपने ऐसे 3 भागों में काट दिया। ठीक, तो प्रत्येक भाग जाकर के नया प्लेनेरिया बना लेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मॉर्फोलैक्सिस बोलते हैं, या रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू रीजनरेशन बोलते हैं। ग्रोथ को हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये बात आपको रिप्रोडक्शन वाली समझ में आई होगी। अब क्या ये रिप्रोडक्शन जो है ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है किसी लिविंग का? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रीजन देखिएगा। आपने ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी देखे होंगे जैसे म्यूल, इनफर्टाइल कपल, ठीक, इनफर्टाइल कपल और म्यूल। इनफर्टाइल कपल और म्यूल का मतलब समझ रहे हो? इनफर्टाइल कपल आसपास, आप आस पड़ोस में आप देखते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा। ठीक, और म्यूल जो है ये तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बनाया गया है। मतलब क्या बोलते हैं इसको, डंकी और घोड़े के मिलने से म्यूल बना है। तो ये भी क्या कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन करने में ये कैपेबल नहीं है। इसके अलावा जो वर्कर बीज होती हैं, वर्कर बीज, ये कैसी होती हैं? ये भी स्टेराइल होती हैं। कुछ फ्लावर के में से में एंथर नहीं होते, उसके एंथर जो है वो स्टेराइल होते हैं, उसको स्टेमिनोड बोलते हैं। तो उनका भी एग्जांपल आप ले सकते हो। तो ये रिप्रोडक्शन करे हर ऑर्गेनिज्म ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ऐसा बताती है NCERT। ठीक, अगले अपने कैरेक्टर के ऊपर बढ़ते हैं और बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म भैया जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है।
कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म की एक डेफिनेशन एनसीईआरटी लिखती है, द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। द सम ऑफ ऑल केमिकल बायोकेमिकल या केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। ठीक, अब देखो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिला करके मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म का मतलब भी यही साथ साथ समझते चलो। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना, ठीक, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जुड़कर बनना, जुड़कर बनना। ठीक, ध्यान से देखना, टूटना और जुड़कर बनने का मतलब क्या है। देखो, टूटने से मतलब है जैसे कोई एक बड़ा फैट का मॉलिक्यूल था, कोई एक बड़ा फैट का मॉलिक्यूल था, उसको हमने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ दिया। कोई एक ये फैट का मॉलिक्यूल था, उसको हमने तोड़ा और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अलग कर दिए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अलग कर दिए। तो क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, इसको कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। और वहीं पर हमने क्या किया, हमने इन्हीं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जोड़ करके या H2 और CO2 को जोड़ करके, ये भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, ध्यान देना, H2CO3 बना दिया। तो ये आपका एनाबॉलिज्म हो गया, दो चीज़ों से जुड़ करके कुछ नई चीज़ बनी। ये आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन है H2CO3। जब आप वो क्लोराइड शिफ्ट पढ़ते हैं तो आपको ये दिखाई जाती है रेस्पिरेशन में। खैर, बात करेंगे अब कि मेटाबॉलिज्म, आपको डेफिनेशन बता दी, सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। ठीक, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को के सम को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब एक बात एनसीईआरटी फिर यहां पर प्रश्न उठाती, क्या कि अगर सभी केमिकल रिएक्शंस इन विट्रो करवाई जाए। इन विट्रो का मतलब समझते हो, स्वस्थानीय बोलते हैं हिंदी में, मतलब बॉडी में कराने के बजाय लैब में हमने बॉडी सी कंडीशन दे करके वो चीज़ कराई। जैसे IVF पढ़ा होगा आपने, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब मम्मा के एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन, एम्पुलरी रीजन जैसे कंडीशन हमने बाहर लैब में दे दी और मेल और फीमेल गैमीट्स को फर्टिलाइज कराया। ठीक, और उस फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो जाइगोट बना उसको जा करके हमने मम्मा के वूम में ही इम्प्लांट कर दिया। तो ये भी तो एक केमिकल रिएक्शंस हुई। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो हुई, इसी तरह हम इन विट्रो करने का मतलब इसी तरह हम बाकी केमिकल रिएक्शंस, जैसे मान लीजिए ग्लाइकोलिसिस है, उसको हम सारी वैसी ही सिचुएशन हम लैब में दें और उसके बाद ग्लाइकोलिसिस को लैब में परफॉर्म कर दें, तो उसको भी आप मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा प्रश्न एनसीईआरटी उठाती है। तो फिर इस बात पे भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि मेटाबॉलिज्म क्या डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, नहीं। अब इसके बाद दो और प्रॉपर्टीज बचती हैं आपकी, कौन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और इसके बाद कॉन्शियसनेस। उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी समस्या हो तो भैया देखिए, मतलब देखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके भेजिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।